दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल की डेट में नासा की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करी गई है। नासा के एक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के एक क्षुद्र ग्रह से धूल के कण और कंकड़ यानी कि वहाँ का जो सरफेस पे जो कंकड़ होते हैं उसको इकट्ठा करने का काम सक्सेसफुली कर दिया है और ये स्पेस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसका मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। पहले आप देखें कि इसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा और एक अलग ही अनुभव आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न बनेगा कि किस स्पेस एजेंसी के OSIRIS रेक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओरिजिन्स स्पेस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिट एक्सप्लोरर, इस पूरे का नाम है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको OSIRIS के नाम से आपसे पूछा जाएगा। इस अंतरिक्ष यान ने 20 अक्टूबर 2020 को धूल कण और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए एक क्षुद्र ग्रह की सतह को सफलतापूर्वक छू लिया है। तो आंसर हो जाएगा किस स्पेस एजेंसी ने ऐसा काम किया है? नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब इसने उस क्षुद्र ग्रह की सतह को टच किया था उसका आप ये इमेज देख सकते हैं। ये है उस अंतरिक्ष यान का एक डिवाइस जो कि हाथ के जैसा है और ये उसकी सतह पर आप देख सकते हो धूल है, कंकड़ है, वहाँ की जो ज़मीन है उसके सैंपल्स ये वहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। अब मैं आपको इसको देखते हुए एक शानदार सा वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए ये वो वीडियो है, इसको भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए आपको जाते हुए दिख रहा होगा और ये जाते 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 ये देखिए सरफेस से टकरा गया। टकराने के बाद में आप देखो यहाँ पर धूल भी उड़ी हुई है। एक बार फिर से देखो, ये देखो ये ज़मीन पर लैंड कर रहा है, गया 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 और जाते ही ये देखो सरफेस से ये टकरा गया और टकराने के बाद में ये वहाँ पर अपना धूल के कण और जो ज़मीन के सैंपल होंगे उसको ये वहाँ पर कलेक्ट करेगा। तो अभी जब ये पर्याप्त मात्रा में अपने सैंपल को इकट्ठा कर लेगा उसके बाद में क्या होगा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अभी जो डेटा आया है कि वर्ष 2023 तक पृथ्वी पर इसको वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में अभी रिसेंट में कुछ देशों के स्पेस एजेंसीज हैं जो कि न्यूज़ में काफ़ी चल रहे हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी है उसको ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानते हैं। कनाडा का जो है उसको कैनेडियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानते हैं। चाइना का जो स्पेस एजेंसी है सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, उसको CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। जापान की जो कंपनी है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसको JAXA के नाम से जानते हैं, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम देखो पिछले साल काफ़ी चला था 2019 में, उसका नाम है सुपार्को। तो सुपार्को नाम से ये जो स्पेस एजेंसी है ये पाकिस्तान की है। सुपार्को का मतलब होता है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों एक बीमारी होती है, जब भी किसी को ब्लड में RBC की मात्रा कम होने लगती है तो उसको कहते हैं एनीमिया की बीमारी या फिर इसको रक्त की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि शरीर में RBI के बनने का जो रेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और इसके जो नष्ट होने का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो शरीर में अगर RBC की संख्या कम होने लगे, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम होने लगती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया की बीमारी हो चुकी है। तो इसको लेकर एक प्रश्न बनेगा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में ये जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 है इसको ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न बनेगा कि इसी इंडेक्स में यानी कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है? तो आंसर हो जाएगा एनीमिया को भगाने में, एनीमिया से मुक्त बनाने में
पहले स्थान पर आता है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये समझेंगे, अगर आपसे पूछा जाए इस इंडेक्स को बनाने में और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया है, तो पहले तो भारत का एक मंत्रालय हो गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसने साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जो होता है उसने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन दोनों ने मिलकर ही एनीमिया से मुक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया था, जिसमें 29 राज्यों में हरियाणा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी एनीमिया रोग कैसे होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बस एक पॉइंट है जो कि मिस हो गया है, थोड़ा सा वो नीचे किसी दूसरे क्वेश्चन में उसको लिख दिया गया है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें देखो लिखा है यहाँ पर, ये एक इंडेक्स है, मतलब इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है कि मातृ मृत्यु दर के मामले में हरियाणा को 11वें स्थान पर रखा गया। एनीमिया मुक्त भारत में उसको पहले स्थान पर, और जो मातृ मृत्यु दर है उस मामले में इसको 11वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता जो है ये 7 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? आंसर हो जाएगा आजीवन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है इसको बढ़ाकर आजीवन के लिए कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, या फिर आप करंट अफेयर्स को कम समय में कैसे पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले कवर करने चाहिए, पूरी जो करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कल की डेट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करी है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हद तक डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की ये जो योजना है इसको तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है ई पलनीस्वामी, गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु का जो स्टेट डांस है वो है भरतनाट्यम। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। बस इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये सब आप तैयार करते चलोगे तो मानो कि आपको तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नासा के द्वारा चांद की सतह पर एक सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए परियोजना जो आई है उसके लिए कौन सी दूर संचार कंपनी को चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, नोकिया कंपनी को यहाँ पर चुना गया है। हाल ही में नासा चाहता है कि इसका चांद पर एक सेलुलर नेटवर्क बनाएगा, जिसके लिए नोकिया के साथ में इसने करार किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दिखाता हुआ आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये है चांद का सतह, और चांद के सतह पर नोकिया कंपनी के द्वारा एक सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा एक प्रोजेक्ट चला रही है, तो ऑप्शन नंबर देकर नोकिया पर आपको टिक करना है। दोस्तों वैसे तो मैं जो किसी भी व्यक्ति का जब निधन होता है वो वाला क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पिछले महीने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें केशवानंद भारती का निधन हुआ था। जो क्वेश्चन हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं करवाता हूँ, और किस्मत मानो कि 6-7 महीने में एक क्वेश्चन करवाया था किसी व्यक्ति के मरने का, केशवानंद भारती का, और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ भी लिया गया। यूपीपीएससी में केशवानंद भारती वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से आज एक व्यक्ति का जो निधन हुआ है ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना में कमीशन होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में देहांत हो गया है।
तो ये वो महिला है जिनको भारतीय वायुसेना में सबसे पहले कमीशन किया गया था। इनका नाम है विजय लक्ष्मी रमन्नम। विजय लक्ष्मी रमन्नम इनका रमन्नन इनका राइट आंसर हो जाएगा। नाम विजया लक्ष्मी रमन्नन इनका राइट आंसर नाम हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय वायुसेना में कमीशन होने वाली पहली महिला है, इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका फोटो देख सकते हैं जिस समय ये भारतीय वायुसेना में हुआ करती थी, और हाल ही में जब इनका देहांत हुआ है उनसे कुछ दिनों पहले का फोटो है। लिखा है इंडियन एयर फोर्सेस फर्स्ट विमेन ऑफिसर, जिनका नाम है विजया लक्ष्मी रमन्नन, डाइज एट 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, आप लोगों से मैं बार बार कहना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो बेफिक्र होकर हमारा PDF परचेज़ कीजिए। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे कोई और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है। विश्वास मानिए, मोर देन सफिशेंट है। सिर्फ इतना पढ़ने से ही एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट किसके साझेदारी के साथ में शुरू किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाइफ इन मिनिएचर नाम से एक प्रोजेक्ट है, इसको गूगल के साथ में मिलकर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको गूगल के साथ में मिलकर शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये जो लिखा है श्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली लॉन्च्ड लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स के साथ में मिलकर शुरू किया गया है। आजकल ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में अच्छे से पूछी जाती हैं। इसका फोटो आपने देख लिया तो आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, एक रिपोर्ट के ऊपर ही है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन है ये कहाँ पर पाया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन है इस रिपोर्ट के अनुसार वो भारत में दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हो, इसमें देखो लिखा है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन पाया गया है। अगर वर्ष 2019 का डेटा देखें जो कि इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है, उसके अनुसार भारत का जो एवरेज पीएम था, पीएम वो वैल्यू होती है जिससे हम लोग एयर पॉल्यूशन को मेज़र करते हैं। तो पीएम जो है इसको 2.5 दर्ज किया गया है। अब इसमें भारत के बाद में कौन कौन से देश आते हैं? भारत को पहले स्थान पर, उसके बाद में नेपाल है, नाइजर है, कतर है, नाइजीरिया है। इन सभी को इस लिस्ट में रखा गया है। इसी प्रकार से एक ओजोन एयर जो लेयर होती है उसके डिप्लीशन का जो लेवल है, ये भारत 2019 में सबसे अधिक ओजोन लेयर का जोखिम वाले जो देश हैं उसके टॉप 10 देशों में शामिल है। तो अगर आपसे घुमा फिर अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूँ कि बताओ क्या भारत को ओजोन लेयर का जो जोखिम होता है उसमें टॉप 10 में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यस, भारत को शामिल किया गया है। एक प्रश्न बनेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर की जो डिप्लीट हुई है, कमी हुई है, क्षति हुई है, वो हुई है कतर देश में। तो कतर इसमें पहले स्थान पर आता है और भारत को इसमें टॉप 10 में रखा गया है। ये जो रिपोर्ट है इसको पूरा नाम स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020, इसको हम लोग सोगा SOGA के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो SOGA पूरी रिपोर्ट है इसको किसने पब्लिश किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका में स्थित स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इन दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। एग्जाम में पूछे तो आंसर देने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। अगला प्रश्न है कि वीगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वीगा मेन ब्रांड के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को बनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि रोहित शर्मा को वीगा मेन ब्रांड के लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें आप देख सकते हो कि लिखा है वीगा मेन का जो ये सीरीज़ है, इसमें रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम लोग जानेंगे डॉक्टर जेजिनी वर्गीस कौन है। तो पहले तो इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इनको ये एक ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन है। सर्जन आप समझ सकते हो, ये एक सर्जन है। लिखा है डॉक्टर जेजिनी वर्गीस इंडियन ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन नेम्ड आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड 2020। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पेशे से एक सर्जन है। ये एक्चुअल में भारतीय मूल की हैं, लेकिन ब्रिटेन की हैं। तो ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज होती है, एलजी के प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे। तो हाल ही में ग्लोबल लेवल पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन को हाल ही में एलजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेविस हैमिल्टन का फोटो। लिखा है लेविस हैमिल्टन अपॉइंटेड ग्लोबल एम्बेसडर फॉर एलजी सिग्नेचर। ये एलजी का जो एक सिग्नेचर रेंज की जो प्रोडक्ट हैं, उनके लिए इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पार्ले एग्रो प्रोडक्ट ने प्रियंका जोनस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो लिखा है पार्ले एग्रो रोप्स इन प्रियंका चोपड़ा जोनस एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा का आप फोटो देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पीडीएफ परचेज करना ना भूलें, और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करना, और इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जाना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।